नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी वार्ड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। तो बीएससी वार्ड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम करेंगे और इसमें हम करेंगे आज कलन। कलन दो प्रकार में बटी हुई है, इसके दो भाग है, एक है समाकलन और एक है अवकलन। ठीक है, और ये जो पेपर है ये पेपर है सेकंड। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं। इसमें जो टोटल यूनिट है वो है 5, मतलब इसमें जो हमें यूनिट करनी है वो 5 यूनिट करनी है और 5 यूनिट है इनके अथवा में, वो हमें छोड़नी है। अगर कोई 5 यूनिट अथवा वाली करना चाहे तो 5 यूनिट ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर इसमें हमें 5 यूनिट ही करनी है। अब बात करते हैं मार्क की। तो इसमें टोटल जो होता है वो होता है 40 पेपर, जो होता है 40 नंबर का पेपर होता है। तो दोस्तों इसमें होता है 40 नंबर का पेपर और एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 10 क्वेश्चन। जैसे कि यूनिट 5 है, 5 अथवा में 5 है नॉर्मली, उसी प्रकार 5 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली यूनिट से और 5 क्वेश्चन आते हैं उसके अथवा वाली यूनिट से दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो यूनिट है 5 यूनिट वो कौन कौन सी आती है। पहले बात करते हैं अवकलन के बारे में। तो अवकलन में जो यूनिट आती है वो आती है, इसमें पहली यूनिट है श्रेणी, दूसरी यूनिट है आंशिक अवकलन और तीसरी यूनिट है इसकी अनुवालोक और उसके साथ में है उच्चिष्ट निम्निष्ठ। हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं आते, उनकी भी हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अवकलन में जो आती है वो 3 यूनिट है। एक यूनिट है श्रेणी, एक यूनिट है आंशिक अवकलन और एक यूनिट है अनुवालोक और प्लस उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम आते हैं समाकलन में। समाकलन में जो शेष बच गई वो 2 यूनिट समाकलन की है। तो पहली यूनिट जो है वो है द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन और इसके बाद जो 5वीं यूनिट है वो है इसकी क्षेत्रकलन या चापकलन। यदि आपको क्षेत्रकलन और चापकलन लेंथी लगे या हार्ड लगे तो उसको छोड़कर आप परिक्रमण ठोसों का आयतन भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी क्या है 5 यूनिट है और जो टोटल पेपर होता है वो होता है इसका 40 नंबर का। तो दोस्तों अभी हमने देखा है कि हमारे जो पेपर होता है उसमें कितने यूनिट आती है और कितने नंबर की यूनिट आती है। अब हम क्या करेंगे, आज समाकलन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समाकलन में जो पहली यूनिट है या हम बोल सकते हैं कि कलन की जो चौथी यूनिट है वो कौन सी है, द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन। आज हम इसका हल देखेंगे। इसके कुछ टॉपिक आज देखेंगे तथा कुछ टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि समाकलन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो समाकलन होता क्या है। समाकलन के अंदर ये होता है कि कोई भी एक घिरी हुई आकृति है उसका क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आप सोचोगे कि क्षेत्रफल के लिए तो सूत्र भी होते हैं। हाँ सही है दोस्तों, क्षेत्रफल के लिए सूत्र भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आकृति होती है जिनका कोई सूत्र नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए क्या काम आती है, हमारी समाकलन काम आती है। चलो तो हम देखते हैं इसे किस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि ये एक आकृति है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सी आकृति है, ये है वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी, स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करते हैं क्या, वर्त। वर्त पर भी हमारा क्या फॉर्मूला है, वर्त के फॉर्मूले भी हमें याद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो हमारे पास क्या है, इस प्रकार की कोई एक आकृति है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, समाकलन के द्वारा हल करेंगे। समाकलन के द्वारा हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसका एक्स एक्सिस के सापेक्ष या हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या करेंगे, एक घटक काटेंगे, इतना छोटा घटक काटेंगे कि जिसको हम समझ सके। पूरी आकृति तो हमें समझ में नहीं आएगी किस प्रकार की है, लेकिन यदि इसका छोटा घटक काटेंगे तो वो या तो आयत या वर्ग के आकार का दिखाई देगा। तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या आयतन भी ज्ञात कर सकेंगे। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो एक ऊर्ध्वाधर घटक काटने के पश्चात हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज घटक काटेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या काटेंगे, एक क्षैतिज घटक काटेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का प्रतिच्छेदी एक नया घटक बनता है, उसको हम क्या समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो उसका क्षेत्रफल भी हमें पता होगा। यदि उसका क्षेत्रफल हमें पता है तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यदि हमें इस चीज का पता है तो हम क्या करेंगे, इसको रिपीट टू रिपीट घुमा करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रिपीट टू रिपीट करेंगे। यदि आपको इस आकृति का पता है कि यह आकृति कैसी है या इस आकृति का आपके पास इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिपीट टू रिपीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक की क्या करेंगे, इसकी सीमा डालेंगे। हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक चतुर्थांश होता है, ये हमारे पास चतुर्थांश होता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है एक्स एक्सेस और यहाँ पर क्या होता है वाई एक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इधर से लेकर मतलब ये 0 और यहाँ कहाँ तक है तो ये एक लिमिट तो ये हो जाएगी, तो मतलब x इक्वल टू a1 से लेकर x इक्वल टू a2 तक की एक लिमिट हो जाएगी हमारे पास। फिर हम देखेंगे ऊपर से नीचे तक, यानी यहाँ से लेकर या नीचे से ऊपर तक बोल सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम इसका सीमा निकालेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्या कहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो ये क्या पर है y, ये कौन सी एक्सेस है y, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा y, तो y इक्वल टू b1 और y इक्वल टू b2, मतलब b1 से b2 ये जा रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको डबल समाकलन में डालेंगे, इसकी लिमिट डालेंगे, इसकी लिमिट डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिमिट डालेंगे और इसके अंदर क्या होगा, इसका फंक्शन होगा कोई ना कोई, और हम क्या कर देंगे dy dx। ये हमारा क्या हो गया समाकलन तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, और इसको जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा हमारे पास, ये मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है a1 और ये क्या हमारा a2 और ये क्या हमारा b1 और ये क्या हमारा b2, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये है समाकलन क्यों किया जाता है इसके बारे में। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, आगे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको समाकलन करने से पहले कि समाकलन में होता क्या है। तो देखो दोस्तों, समाकलन होते हैं 3 प्रकार के। यदि नॉर्मली हम बात करें तो समाकलन होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्या होते हैं, पहला होता है 1D, मतलब हम बोल सकते हैं 1 डायमेंशनल, यानी एक दिशा के अंदर होना। मतलब किसी भी एक वी में आकृति का अगर क्षेत्रफल, आयतन या कुछ भी हमें ज्ञात करना हो, लेंथ कुछ भी ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे 1D का क्या करेंगे समाकलन। 1D के समाकलन में होता क्या है, 1D के समाकलन में केवल एक ही समाकलन का चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, 1D में केवल एक समाकलन का चिन्ह लगता है और वो एक ही दिशा में गमन करता है, और एक दिशा में गमन करने वाली चीज होती है रेखा। ठीक है दोस्तों, एक दिशा में गमन करने वाली होती है रेखा। तो एक समाकलन से हमें क्या पता चलता है, रेखा की लंबाई का ही पता चलता है। हम बात करते हैं 2D की। 2D का मतलब क्या होता है, 2 समाकलन। ठीक है दोस्तों, 2D का मतलब क्या होता है, 2 समाकलन। अब 2 समाकलन का मतलब क्या होता है कि वो 2 दिशा में गमन कर रहा होता है। 2 दिशा का मतलब एक्स वाई में गमन करेगा वो। ठीक है दोस्तों, तो एक्स वाई में गमन करेगा मतलब इस प्रकार की आकृति होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की आकृति होगी उसके पास, इस प्रकार की आकृति होगी। मतलब ऐसी आकृति जो क्या है 2 दिशा में गमन करती हो, या 2 भी उसके पास क्या हो लेंथ हो, तो वो कौन सी होगी हमारी 2D की होगी। अब हम बात करेंगे कौन सी 3D की। 3D में क्या होगा, 3D में हमारे पास हो गए 3 समाकलन। 3 समाकलन का मतलब क्या होगा, वो 3 दिशा में गमन करेगा। 3 दिशा में गमन करने का मतलब क्या है, एक तो x दिशा में गमन करेगा और एक y दिशा में गमन करेगा और एक z दिशा में गमन करेगा। तो तीनों दिशा में गमन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अब उसका क्या है आयतन है। 2 दिशा में गमन कर रहा है मतलब क्षेत्रफल है, और 3 दिशा में गमन कर रहा है मतलब आयतन। तो एक दिशा में अगर गमन करे तो रेखा होती है, और 2 दिशा में अगर गमन करे तो वो क्या होता है क्षेत्रफल होता है। अगर 2 दिशा में गमन करे तो क्या होता है हमारा क्षेत्रफल होता है। हम क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर 3 दिशा में अगर वो गमन कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसका आयतन ज्ञात करेंगे, उसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करेंगे इसका मतलब क्या होता है, आयतन ज्ञात करने के लिए गोला, बेलन, शंकु इस प्रकार की आकृति को क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या है हमारा 3D का समाकलन। इसमें जो लिमिट लगती है वो केवल x की लगती है, इसमें जो लिमिट लगती है वो x की और साथ में y की, और इसमें जो लिमिट लगती है वो x की और y की और z की। ये लिमिट काम में आती है। मतलब एक 1D समाकलन का मतलब एक दिशा के अंदर गमन करना, 2D समाकलन का मतलब 2 दिशा में गमन करना, और 3D का मतलब 3 दिशा में गमन करना। एक 1D का मतलब होता है कि रेखा ज्ञात करनी। अगर 2D अगर है मतलब 2 समाकलन है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। अगर 3D है तो 3D का मतलब उसका क्या ज्ञात किया जा रहा है, आयतन ज्ञात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारे कौन से हैं। हमारे ये जो है 1D का समाकलन, सिंगल समाकलन जिसे कहते हैं हम, वो हमने क्या कक्षा 12वीं में हमने सोल्व कर लिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और कौन से समाकलन देखेंगे, 2D का समाकलन और 3D का समाकलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2D का समाकलन, कि 2D का समाकलन कैसे होता है और किस प्रकार उसको हल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं 2D का समाकलन, या दूसरी भाषा में बोले तो द्विसमाकलन। ठीक है,
2D द्विसमाकलन, ठीक है, 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन या द्विसमाकलन होता है।